सर मेरा क्वेश्चन एक है, ये जो सर बेसिक सबसे बेहतर कौन सा तरीका है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है या इनलाइन है? ये तो इनलाइन का थोड़ा सबसे कंफ्यूजन मुझे बेहतर लगता है। तरीका एक्सटर्नल है। ठीक है, सबसे हाँ। बेहतर तरीका एक्सटर्नल है, जो कि नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं वो एक्सटर्नल तरीका यूज कर रहे होते हैं यूजली। ठीक है, मैं भी आपको एक्सटर्नल के बारे में बताता हूँ। मतलब आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप एक्सटर्नल को बहुत इजीली पिक कर सकते हैं। सर इसका मतलब है कि जैसे आपने अभी जो H4 आपने अप्लाई किया था और सीधा बॉर्डर शोर जो भी था, तो वो एक्सटर्नल होता है? नहीं नहीं, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ। एक्सटर्नल जब मैं आपको बताऊंगा ना तो उसका डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या होता है। मैं उसके यूज केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो जो 2 मिनट दे आपने दें, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी बोले। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो आपने H4 किया था, ठीक है, तो वो जी जी, क्या था? क्या किया था मैंने, सॉरी? आपने H4 को टैग किया था ना स्टाइल के अंदर, तो वो क्या था? आपने सीधा उसमें आपने बॉर्डर लिखा था। इसकी बात वो कर रहे हैं, मैं जी जी ये जो सर। H4 मैंने जी यहाँ लिखा है। जी जी सर, ये नहीं, तो ये ये क्या है? ये जो है ये आपका सिर्फ सिलेक्टर है, इसका एक्सटर्नल सीएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका सिर्फ सिलेक्टर है। सिलेक्टर का अच्छा। मतलब ये है कि आपने यहाँ पर सिर्फ इस टैग को सिलेक्ट आप करने का ये मैंने आपको तीसरा तरीका बताया है। एक तरीका सिलेक्ट करने का ये है कि आप यहाँ पर क्लास के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल अप्लाई करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड तरीका ये है कि आप इसको विदाउट क्लास और विदाउट आईडी भी आप डायरेक्टली आप टैग को सिलेक्ट करके भी आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, थैंक यू अच्छा, सर, इसी थैंक तरीके यू। से यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ अब फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट के ऊपर आपके पास 50 पेजेस हैं, कोई ब्लॉग आप बना रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसपे ब्लॉगिंग होती है, आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो वहां पे आपके पास काफी सारे पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो हर पैराग्राफ के ऊपर आपके आपके लिए जो है वो क्लास अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता समटाइम्स। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप डायरेक्टली एक ग्लोबल स्टाइल आप बना देते हैं पैराग्राफ का, और उसके ऊपर आप यहाँ पर कोई क्लास आपको अप्लाई नहीं करनी होती, आपको सिंपल पी के टैग को आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पर स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बता देंगे फॉन्ट साइज, ठीक है, 14 पिक्सल, तो जो भी आपके स्टाइल वगैरह आपको यहाँ पर बताने, वो आप यहाँ पर इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये आपका तीसरा तरीका मैंने आपको बताया है इसको सिलेक्ट करने का। ठीक है, सर वो मीटिंग एंड हो गई थी इससे पहले, सर वो एक बार जी मैं आपको आप बता रहा था, जी मैं आपको वही वही बता रहा हूँ मैं अभी आपको। अच्छा, रिफ्रेश करने का आपको मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया कि रिफ्रेश आप कैसे करते हैं। ठीक है, जी तो सर। जी रिफ्रेश करने के लिए आपके पास जो कीबोर्ड है आपका, उस कीबोर्ड के अंदर आप क्या करते हैं, आप कंट्रोल की को आप होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद आप आर प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो पेज है वो आपका रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे आपको ठीक। बॉर्डर आपको ब्लू नजर आ रहा है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बॉर्डर ब्लू के अंदर मैं यहाँ पर 1 के बजाय मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 10 पिक्सल करके मैं यहाँ पर कंट्रोल को मैं होल्ड करके रखूंगा और यहाँ पर मैं आर प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, मतलब ये पेज जो है वो दोबारा से लोड हो जाता है। ठीक है, तो जी इसको जी आप, समझ गया सर। जी तो इसको आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी सर। ओके, अच्छा अब मैं आपको बताने लगा हूँ इसका सीएसएस का आपका तीसरा तरीका कि सीएसएस को आप कैसे यूज करते हैं। थर्ड तरीका आपका जो है, इसके अंदर मैं एक इसी फाइल की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ session2.html के नाम से। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ इस फाइल को, तो आपको यहाँ पर session2.html आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि जो मेरा स्टाइल है, इस पूरे स्टाइल को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल अलग बना लेता हूँ। इस फाइल का मैं नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल style.css। ये नाम आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, जस्ट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो .css आखिर में होना चाहिए, जैसे कि .html इसके अंदर होती है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास .css होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर ये एक्सटर्नल CSS की फाइल आपकी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अच्छा इसको आप यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले आप इसको समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा यूज इसको इस वजह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या करते हैं कि आप यहाँ पर एक होम पेज आप अपना बना लेते हैं और उस होम पेज के अंदर आप यहाँ पर अपनी स्टाइल भी आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब इसी तरीके के आपके पास काफी सारे अलग अलग पेजेस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 पेजेस की वेबसाइट है और हर 25 पेज के ऊपर आपके पास ये सारा कोड आपका कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की
कि आपको जो इसका फॉन्ट साइज है, जो आपकी हेडिंग 2 का जो फॉन्ट साइज है पूरी वेबसाइट के ऊपर, वो फॉन्ट साइज आपका 20 से हटा के मुझे 45 करना है फॉर एग्जांपल। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जितने आपके सारे 25 पेजेस हैं उन हर पेजेस के ऊपर जाकर आपको वो फाइल, आपको वो स्टाइल जो है वो कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने ये आपको 25 पेजेस की एग्जांपल दी। अगर आपके पास यहाँ पर और भी ज्यादा पेजेस हैं तो उसके अंदर आपको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उसके अंदर आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एक एक्सटर्नल फाइल हम यहाँ पर बना लेते हैं, और उस एक्सटर्नल फाइल को हम क्या करते हैं कि उस एक्सटर्नल फाइल को उन सारे पेजेस के ऊपर वो फाइल को हम वहां पर इंक्लूड करवा देते हैं, मतलब वहां पर हम उसको लिंक करवा देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके सारे स्टाइल्स होते हैं वो आपके एक ही फाइल से मैनेज हो रहे होते हैं, और इन पेजेस के अंदर से आपके वो सारे स्टाइल्स को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका एग्जांपल एक प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाता हूँ तो ताकि आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है session2.html, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक style.css बनाई, और style.css के अंदर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया h2। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कलर ऑरेंज, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ h3, और h3 के अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कलर ब्लू। ठीक है, और h2 के अंदर जो मेरा h2 की जो मेरी हेडिंग है सेकंड वाली, इसके ऊपर मैं स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल बॉर्डर डैश्ड 1 पिक्सल रेड। ठीक है, ये मैंने एक स्टाइल यहाँ पर जो मैंने अलग CSS बनाई है स्टाइल डॉट CSS की, मतलब जो मैंने एक्सटर्नल CSS बनाई है स्टाइल डॉट CSS की, तो इसके अंदर यहाँ पर मैंने, जब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर कोई भी स्टाइल आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर इस स्टाइल डॉट CSS को यहाँ पर हमने कॉपी तो कर लिया, मतलब यहाँ पर हमने उसके स्टाइल्स तो हमने लिख लिए, लेकिन इस स्टाइल को हमने यहाँ पर कहीं पे लिंक नहीं करवाया हुआ, क्योंकि session2.html को नहीं पता कि स्टाइल डॉट CSS क्या है आपकी। ठीक है, तो इसको बताने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप लिंक करवाते हैं, लिंक के अंदर आप लिंक आप करवाते हैं। लिंक करवाने के बाद आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं href, और यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं style.css, और यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं रेलिवेंट आपकी होती है ये स्टाइल शीट। ठीक है, या आप सिंपल सा यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर आप बनाते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पर style.css को आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अब इसके स्टाइल यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो स्टाइल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे, अच्छा ये मैंने इंक्लूड किया है session2.html के अंदर। ठीक है, session1.html को अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो session1.html के अंदर वो स्टाइल मेरे अप्लाई नहीं हो रहा है जो स्टाइल मैंने style.css के अंदर रखे। ठीक है, क्योंकि style.css के अंदर मैंने h2 सेकंड हेडिंग को बॉर्डर मैंने दिया है डैश, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डैश बॉर्डर। ठीक है, लेकिन session1 के अंदर आपको वो नजर नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि session1 के अंदर हमने यहाँ पर स्टाइल को जो है हमने यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, हमने यहाँ पर इसको लिंक नहीं किया हुआ। तो इसको यहाँ पर लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल लिंक href, और href के अंदर मैं यहाँ पर बता दूंगा style.css। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया, और यहाँ पर मैं इसका रेलिवेंट बता दूंगा स्टाइल शीट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो अब यहाँ पर भी मुझे वो सेम स्टाइल नजर आएगा जो स्टाइल आपको session2.html के अंदर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। अब जो मैंने स्टाइल वहां पर कॉपी किया था वो स्टाइल को मैं यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ विदाउट स्टाइल टैग। अच्छा, यहाँ पर आपका स्टाइल का टैग नहीं आता, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर style.css के अंदर मैंने उसको सिर्फ चेंज किया है। तो अभी यहाँ पर अगर आप दोनों के अंदर देखेंगे तो इन दोनों के अंदर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसके अंदर भी आपका ये जो टैग है ये आपको यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है और ये आपका यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका, अच्छा इन दोनों जगह पे ये आपका एक ही फाइल से आपका कॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो स्टाइल डिफरेंट नजर आ रहा है वो आपको डिफरेंट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टाइल को मैनुअली कलर दिया हुआ है रेड। इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब एक ही CSS से आपको ये सारे स्टाइल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक CSS के अंदर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टैटिक अप्लाई करता हूँ और स्टैटिक के अंदर मैं बताता हूँ बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल या 4 पिक्सल
ब्लू। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इन सब के ऊपर आपको बॉर्डर यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, स्टैटिक का मतलब होता है आपका ऑल का। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट के ऊपर, या फिर आप सॉरी आप PHP के ऊपर, या फिर आप कोई माइस्क्ल वगैरह के ऊपर आप काम करते हैं, तो उसके अंदर आपका स्टैटिक का जो मतलब होता है वो होता है आपका ऑल का। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब होता है कि जितने भी आपके टैग्स हैं उन सब के ऊपर आपका ये वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब ये होता है कि आपकी इस पेज से वो CSS नहीं आ रही होती, ये CSS आपकी आ रही होती है एक्सटर्नल फाइल से। एक्सटर्नल सर फाइल का मतलब ये है कि डिफरेंट फाइल से आ रही होती है। जी बोलें, सर आपको कंफ्यूजन है? स्टेप वापस, एक बार ये स्टेप वापस बता दें। ये एक्सटर्नल CSS वाला। जी जी। ओके, अच्छा, एक्सटर्नल CSS को लिखने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फाइल के आखिर में जो एक्सटेंशन है आपकी, वो आपकी .css होनी चाहिए। अच्छा, फाइल बनाने के बाद आप अपनी स्टाइल आप यहाँ पर लिखते हैं, और स्टाइल लिखने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर इस फाइल को आप यहाँ पर लिंक कर देते हैं। अच्छा, लिंक आप पहले करें या आप बाद में करें, लेकिन लिंक करना और फाइल बनाना आपका पहला स्टेप है जिसको आपको ये करना होता है। style.css अगर हम स्टाइल स्पेस दबा के CSS लिख दें तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, देखें ये क्या है, ये होता है आपका फाइल का नाम। ठीक है, अगर आप अच्छा। यहाँ पर फाइल का नाम अगर आप यहाँ पर गलत देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने स्टाइल लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर स्टाइल को हटा के 1 लिख देंगे तो आपकी ये चीज काम नहीं करेगी। इसकी वजह ये है कि ये वाली जो फाइल है आपकी, ये डायरेक्टली इस फाइल से लिंक हुई हुई है। जो आपकी HTML फाइल है वो आपकी इस फाइल से लिंक हुई हुई है, तो इस वजह से आप ये style1.css आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको फाइल का नाम आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज ठीक है, आपकी ठीक इस केसेस नहीं है। चलेगी। इवन के यहाँ इवन के मैं आपको इसके अंदर एक चीज और बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनी हुई है, इस डायरेक्टरी का नाम आपका है CSS। ठीक है, और फाइल आपकी पड़ी हुई है CSS के फोल्डर के अंदर। ठीक है, अच्छा, अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी आपके पास ये CSS की फाइल आपकी यहाँ पर चलना बंद हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक एरर भी आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है। जो आपके पास कंसोल होता है, डेवलपर टूल जो आपके पास होता है, इसके अंदर आपके पास एक एरर आ रहा है जिसका नाम जिसके अंदर ये कह रहा है फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, फाइल नॉट फाउंड ये क्यों कह रहा है? अगर आप यहाँ पर गौर से नोटिस करें तो ये फाइल ढूंढ रहा है आपके सेशन 1 के अंदर, मतलब बैच 3 के फोल्डर के अंदर जो सेशन 1 की डायरेक्टरी है उसके अंदर style.css की फाइल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपकी फाइल है वो आपकी सेशन 1 के अंदर नहीं है। सेशन 1 के अंदर जो आपकी CSS की डायरेक्टरी है उसके अंदर आपकी वो फाइल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको डायरेक्टरी भी पूरी बतानी पड़ेगी, तब जाके आपकी फाइल जो है वो यहाँ पर लिंक होगी। अच्छा, और ये जो फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट होता है जहाँ पर आपकी ये फाइल यहाँ पर आपकी रखी है। मतलब आपको ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। आपको यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर वो आपका यहाँ पर प्रीडिफाइंड होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो CSS आपके पास जो इंटरनल जो आपके पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो आपको जस्ट यहाँ पर डिफाइन करना होता है। आपको पूरा प्रोजेक्ट का पाथ आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको ये पूरा आपका ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी है, तो आपने को यहाँ पर एक डायरेक्टरी डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पर इसको देखेंगे, session1.html CSS, ओके, मैं आई थिंक गलत फाइल के अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी CSS आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है, आपका एरर भी यहाँ से चला गया। सर जैसा कि हमने वहां नाम रखा था स्टाइल CSS, तो हमारा नीचे भी स्टाइल CSS ही नाम आया। कहाँ पर? यहाँ पर सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि हम वहां पे नाम लिखते हैं स्टाइल CSS style.css, जी जी, यहाँ पर भी आपको वो नाम मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी CSS काम नहीं करेगी। style.css आपकी फाइल का पूरा नाम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मतलब ये स्टाइल को हटा सही के है आप सर, यहाँ समझ पर गया। कुछ मतलब और भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं,
लेकिन ये नाम आपको फिर यहाँ पर जो आप रख रहे हैं वही नाम आपकी फाइल का भी होना चाहिए। ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, ये एक्यूरेट होना चाहिए ना? जी हाँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डॉट के बजाय डैश लगा देंगे, तब भी ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका नाम एक्यूरेट होना ठीक है चाहिए। सर, ठीक है सर, समझ गया। ओके जी, और कोई क्वेश्चन किसी का आपके आपके अलावा, या फिर आपका कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा क्लियर हो गया। जो मेरा क्वेश्चन था वो आपने क्लियर कर दिया। ओके, आपके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ, मेरा क्वेश्चन था जो हमने इसमें आर जो रेफरेंस जो लिखा हुआ है एच आर, उसमें क्लास को हमने नेम दे दिया है डायरेक्टरी का, और जो हमने स्टाइल शीट लिखा है ये किस लिए आर ई आर स्टाइल शीट? अच्छा, आरईएल स्टाइल शीट जो है ये आपका इसका स्टैंडर्ड होता है, जो कि आपको बताना होता है रेलिवेंट जो है आपकी वो स्टाइल शीट, आपका एक कीवर्ड होता है। अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तब आपका जो है ये नहीं चलता, क्योंकि ये आपको इसका एक टैग होता है, प्री डिफाइंड टैग होता है, ये आपको लगाना जरूरी होता है। मतलब लिंक को आपको स्टाइल शीट बताने के लिए आपको ये रेलिवेंट आपको लगाना होता है स्टाइल शीट, जब आप सीएसएस डिफाइन करते हैं तो। जी, समझ में आ गई आपको? ओके सर। जी सर बोलो। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप लिंक करते हैं एक्सटर्नल को दूसरे फाइल के साथ तो हम एच लिखते हैं, एच रेफरेंस होता है, एच का क्या है सर? सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये जब हम लिंक करते हैं इसको स्टाइल शीट को जी सीएसएस जी को दूसरे फाइल के साथ, तो लिंक देते हैं एचरेफ के साथ। जी एचरेफ जी। का क्या होता है? रेफरेंस होता है, एच का क्या है? अच्छा, ये confusing है। एच आपका जो होता है ये आपका रेफरेंस, इस ये पूरा आपका जो है वो रेफरेंस होता है। इस पूरे रेफरेंस के अंदर आप यहाँ पर इसको बताते हैं कि जो आपका लिंक है, वो लिंक आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि जो आपका रेफरेंस है, जो आपकी फाइल का जो रेफरेंस है, वो आप यहाँ पर एक्चुअली डिफाइन करते हैं। अच्छा। फर्स्ट प्रैक्टिस में तो सर एक्सटर्नल सीएसएस ही आई है। और सर मेरा एक और क्वेश्चन भी था, ये जब हम जैसा आपने बताया था वो सीएसएस का फाइल लिख के डॉट लिख के, तो मुझे उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती। हम कभी याद रखें कि ब्रैकेट कौन से यूज करना होते हैं? कर्ली ब्रैकेट होते हैं, दूसरे भी ब्रैकेट होते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कब क्या कहाँ की यूज बात कर करना रहे है? हैं, मुझे बताइएगा। मैं कह सॉरी, रहा हूँ जिस तरह हम ब्रैकेट यूज कर रहे थे वो सीएसएस की फाइल में डॉट करके आप जाते हैं, कहाँ पर? तो जी, ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। जी कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल, तो हमें कैसे पता चलेगा कभी ये यूज करने हैं या दूसरे वाले यूज करने हैं? वो नहीं, मुझे इसके थोड़ा। अंदर क्या होता है, इसका ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी आप यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर टैग डिफाइन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक टैग डिफाइन करता हूँ, या फिर कोई भी एक क्लास यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, तो इसके स्टाइल्स डिफाइन करने से पहले मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है। इसके अलावा और कोई ब्रैकेट नहीं लगता। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही लगता है, यहाँ पर आपका कोई और ब्रैकेट नहीं लगता सीएसएस के अंदर। और हमें और खत्म करने से पहले सेमीकोलन लगानी पड़ेगी, और लगानी पड़ेगी। जी हाँ, और जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टैग के ऊपर आप मल्टीपल स्टाइल आप अप्लाई करते हैं, तो मल्टीपल स्टाइल अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक सेमीकोलन आपको यहाँ पर लगाना होता है एंड के अंदर, जो कि आपको ये बताता है कि आपका ये वाला स्टाइल यहाँ पर खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट आप ये वाला स्टाइल आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हर स्टाइल के साथ आपको सेमीकोलन के साथ उसको एंड करना है, और उसके बाद आपको उसके नीचे आपको सेकंड स्टाइल आपको अप्लाई करना है। ठीक है सर, जैसा कि हम सेमी कॉलम लगाना भूल जाते हैं तो फिर क्या मिस्टेक नहीं, सेमीकोलन आएगी? अगर आप लगाना भूल जाते हैं तो फिर आपको ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एरर नजर आएगा, देख रहे हैं? आपको यहाँ पर ये रेड कलर का एरर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये स्टाइल भी अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि पैराग्राफ के ऊपर मैंने अप्लाई किया है फॉन्ट साइज 14 पिक्सल जी और जी, रेड 18। ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर आपका स्टाइल अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर एरर दे रहा है। ये अगर आपको यहाँ पर नजर आए तो यहाँ पर ये देखें एरर दे रहा है फॉन्ट साइज। तो ये इस तरह से आप लोग कट सर ये करके मुझे दिखाओ। आपसे पूछना था कि कितने मंथ का कोर्स है ये? 2 मंथ? जी हाँ, ये 3 महीने का फ्रंट एंड डेवलपमेंट। हेलो जी, ये 3 महीने का है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जी जी, ठीक अच्छा, है आई ठीक थिंक मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है। इसके अंदर आप पूछ रहे थे कि ये एच का क्या मतलब है। अच्छा, HTML के अंदर जो आपका ये एच होता है, है। रोज का? HTML का। हेलो जी, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैं आई थिंक मिस कर दी है।
अच्छा, HTML के अंदर आपने मुझसे पूछा था कि HTML के अंदर ये H का क्या मतलब होता है, तो इसके अंदर आपका जो HTML की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपकी HTML की ये फुल फॉर्म आपके पास होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की। तो जो इसके अंदर रेफ आपके पास होता है, ये आपका H जो होता है ये आपका हाइपर टेक्स्ट का रेफ होता है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आपके पास ये हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस होता है। जी बोलें, तो कुछ पूछ रहे हैं आप? ये सर, ये समझ आ गया। ओके जी, क्लासेस की जो हमारे डेज हैं वो है हमारे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जी, रात को 9:30 से 10:30 बजे तक। सर ये जो HTML जो है ये मार्कअप लैंग्वेज है, जो मेरा हमें सिंटैक्स एरर तो बता दे। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हेलो सर अब आवाज आ रही है? जी आ अब रही आवाज है। आ रही है? जी जी आ रही है। सर ये HTML जो है ये मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर इस तरह कोई चीज़ नहीं होती जो हमें सिंटैक्स एरर तो कम से कम बता दे। नहीं, इसके अंदर आपके पास ये इस तरह की चीज नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास कुछ आपके पास यहाँ पर एक्सटेंशंस आपके पास होती हैं जो कि आपको यहाँ पर बताते हैं, और ऑलरेडी आपको ये VS कोड भी काफी अच्छे तरीके से गाइड करता है। लेकिन इसका आपका जो एक इसके अंदर जो इसका एक लॉस आपके पास होता है वो ये होता है कि जब आप इसके अंदर इसकी जो आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं, जब आप उन रिकमेंडेशंस को आप यूज करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको जो टैग्स होते हैं वो आपको याद नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा इसका आपका एक ड्रॉबैक होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देता है बाद में जब आप इसकी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आप जब जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मेमोराइज नहीं होती है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर जो होता है वो ये प्रैक्टिस होती है कि आप इसको नॉर्मली ऐसे एडिटर्स के अंदर आप लिखते हैं जहाँ पर आपको रिकमेंडेशंस नहीं मिले, ताकि आपको ये टैग्स जो है वो आपको याद हो सकें, ठीक है, जिसके पैटर्न्स हैं वो आपको याद हो सकें। तो इस वजह से जो है वो ये रिकमेंड नहीं करते कि आप ऐसी चीज़ों को आप यूज़ करें स्टार्ट के अंदर जो कि आपको जो है वो आसानी पैदा करे आपके कोड राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आपको कोर लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो उसके लिए आपको इसके जो पैटर्न होते हैं, जो आपका लिखने का इसका जो स्टाइल होता है वो आपको याद याद रहना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अगर आपको ये इसके स्टाइल्स के अंदर अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होती, ठीक है। HTML के स्टाइल्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर CSS की बात करें या आप जावास्क्रिप्ट की अगर आप बात करें तो उसके अंदर आपके जो स्टाइल्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स साइड के ऊपर आपके चले जाते हैं। जी और कुछ इसके अलावा? सर बेस्ट प्रैक्टिस तो सब ये एक्सटर्नल सीएसई होती है ना? जी बेस्ट प्रैक्टिस एक्सटर्नल CSS होती है इसकी, राइट। सर तीनों में से सबसे सिंपल अगर थोड़ा लगा बेहतर तो वो एक्सटर्नल लगी है। जो इनलाइन है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है इन द सेंस कि उससे क्लैरिटी इन द सेंस ये जी हाँ सिंपली। बिल्कुल। बस एक चीज़ आप इसमें ध्यान में रखें कि आप अगर इनलाइन को अगर आप देखेंगे, इनलाइन को देखें आप, या फिर आप हेड के अंदर जो हम लिखते हैं या फिर हम एक्सटर्नल के अंदर लिखते हैं तो लिखने का अंदाज आपका सेम है। लेकिन इनलाइन के अंदर CSS के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आप क्लासेस आप अप्लाई नहीं करते, लेकिन इनलाइन भी आपको आना चाहिए। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जो आपके ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं ना, ईमेल टेम्पलेट्स के अंदर आपकी क्लासेस और आईडीज नहीं चलती। तो ईमेल टेम्पलेट्स के अंदर आपकी सिर्फ इनलाइन CSS ही आपकी चल रही होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको कोई जीमेल की अगर आपको कोई ईमेल दिखाऊं मैं, अगर आप यहाँ पर जीमेल की ईमेल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर जो आपकी ईमेल्स के अंदर जो आपके पास यहाँ पर यूज हुआ हुआ होता है, तो यहाँ पर आपके सारे इनलाइन स्टाइल्स आपके पास यहाँ पर यूज हुए हुए होते हैं। यहाँ पर आपकी क्लासेस आपकी नहीं चलती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, आपको क्लासेस आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। इनको मैं सर थोड़ा इसकी कोई जूम खास आउट वजह? करके। सर कोई खास वजह इसकी? अच्छा, इसकी खास वजह यह है कि जो आपका ईमेल इंजन्स होते हैं वो आपके वो अलाउ नहीं करते हैं आपके क्लासेस को, और इवन के रिस्पॉन्सिव की जो मीडिया क्यूरीज वगैरह होती हैं वो भी आपको अलाउ नहीं करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास जो आपके पास टैग्स होते हैं वो टैग्स के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक टैग्स होते हैं जिनको ये अलाउ करते हैं। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप हर टैग आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो आपके पास ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं खास तौर पे उनके ऊपर आपकी एक तो इनलाइन CSS चलती है, और उसके अलावा जो भी आपके पास ईमेल टेम्पलेट्स होते हैं उसके कुछ खास टैग्स होते हैं जो कि उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब सारे टैग्स भी इसके ऊपर काम नहीं करते। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक टैग होता है डिव का,
जो कि आपका ईमेल टेम्पलेट्स के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डिव का टेम्पलेट्स क्या होता है। ये हमारा नेक्स्ट सेशन जो अब आने वाला जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये डिव जो है वो किस वजह से यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ और भी टैग्स होते हैं। एक टैग होता है आपका सेक्शन का, इसके अलावा आपके पास एक कुछ HTML5 के टैग्स आपके पास इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन सर में ये वाला ऑप्शन करेंगे। प्लीज बता दें। सॉरी सर आपसे सर ये वाला ऑप्शन समझ नहीं आया। सर एक क्वेश्चन था आपसे। सर जो कल आपने क्लास ली थी उसमें से एक आपने ये लिंक भेजा था JSFiddle.net का, जी इसका जी। ये किस लिए होता है? ये है ये अच्छा, JS Fiddle जो है वो आपका है ऑनलाइन कोड एडिटर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर VS कोड अगर आप यूज नहीं करना चाह रहे हैं और आप अगर लाइव चीजें अगर आप देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप JS Fiddle को भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप VS कोड यूज नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आप VS कोड यूज करते हैं तो फिर आपको JS Fiddle की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, ये भी कोड एडिटर है बेसिकली ये जो इसकी वो तरह। कोड राइटर है, मतलब जो आपका कोड आईडी जो है आप उसको कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोड राइटिंग टूल है आपका वो। जी, कोई सवाल पूछ रहे थे आप, मैंने मिस कर दिया आपका, क्या पूछ रहे थे मुझे बताएंगे? जी जी सर, ये जो आपने अभी एक ऑप्शन बताया था ये मुझे समझ नहीं आया है। ईमेल टेम्पलेट वाला। जो आप अपनी जीमेल, जी जी, जो जीमेल से बता रहे थे आप। अच्छा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल CSS होती है ना, एक्सटर्नल CSS के अंदर हम क्या करते हैं, क्लासेस और आईडी हम अप्लाई करते हैं। और एक मैंने आपको तरीका बताया इनलाइन CSS लिखने का, जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इनलाइन। फॉर एग्जांपल इस स्टाइल के साथ हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पर इनलाइन CSS लिखी है, और एक तरीका मैंने आपको बताया स्टाइल के साथ अप्लाई करने का, और एक तीसरा तरीका मैंने आपको बताया एक्सटर्नल CSS वाला। तो जो आपकी ईमेल जो होती है, ईमेल टेम्पलेट जो आपके होते हैं, ये ईमेल टेम्पलेट भी आपके HTML पर ही बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ईमेल टेम्पलेट जो आपके HTML पे बनते हैं उसके अंदर आपकी एक्सटर्नल CSS और आपकी हेड के अंदर जो CSS होती है वो नहीं चलती, वो काम नहीं करती, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हमेशा इनलाइन ही CSS लिखनी पड़ती है। जो भी आप अपनी ईमेल टेम्पलेट देखेंगे इन सब के अंदर आपको इनलाइन CSS ही आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि इनलाइन CSS भी आपको आना जरूरी है, कि इनलाइन CSS जब आप ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह पे काम करते हैं तो ऐसा आप कभी भी मत करिएगा कि आप ईमेल टेम्पलेट के अंदर आप जो है वो क्लासेस या फिर आईडीज आप यूज करें, क्योंकि वो क्लासेस और आईडीज आपकी ईमेल टेम्पलेट पे कभी भी नहीं चलती। वो आपकी जो है वो सिर्फ आपकी इनलाइन CSS आपकी उसके ऊपर चलती है। सर ये React.js जी, क्या कह रहे हैं, सॉरी React.js का जो कोड आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है मुझे, JS को React.js को एक्सपोर्ट करना है। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है मुझे। सर एक सर मेरा ये सवाल था, सर ये CSS हमें काम किस लिए आता है? कोडिंग वगैरह में काम आता है बस? CSS आपकी सिर्फ स्टाइलिंग करने के काम में आता है। जो भी आप देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर फेसबुक की वेबसाइट अगर आप यहाँ पर आप देखें तो मतलब जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी आप लोग कलर्स, बैकग्राउंड, ड्रॉप शेडोज, जो भी आपको स्ट्रक्चर आपको आपकी वेबसाइट का नजर आता है वो पूरा आपका CSS की मदद से बनाया गया होता है। अगर आपकी CSS को अगर आप रिमूव कर दें तो आपका वो स्टाइल कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेबसाइट है linkedin.com, ठीक है, या फिर आपको आपके पास वेबसाइट है फेसबुक की वेबसाइट से अगर आप यहाँ से इसकी CSS अगर आप यहाँ से हटा दें तो आपकी फेसबुक इस तरह से आपको दिखेगी, देख रहे हैं, या आप अपनी फेसबुक यहाँ पर देख रहे हैं। और हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ हमने CSS यहाँ से हटाई है। तो जितना भी स्टाइलिंग का जो आपका काम होता है वो सारा काम आपका CSS की मदद से ही हो रहा होता है। उसके अलावा आपका कोई दूसरा तरीका नहीं होता है इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने का। मतलब सर हम CSS इसको कहते हैं जिसपे जैसा कि फेसबुक, अगर हम फेसबुक के पीछे की CSS हटा दें तो फेसबुक का ये पैटर्न बचेगा। इसी तरह मतलब जो लिंक्डइन आपका HTML पैटर्न है वो HTML पैटर्न के अंदर तो आपके पास जो उसका कंटेंट होता है जो आपके यूजर को नजर आ रहा होता है वो आप HTML के ऊपर आप लिखते हैं। लेकिन CSS के ऊपर उसका जो आपने HTML लिखी है उसको दिखाना किस तरीके से है, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसका ड्रॉप शेडो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जो उसका साइज है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उसके अलावा उसका अंडरलाइन होना चाहिए। मतलब इस तरह के जितने भी आपके पास स्टाइल होते हैं वो सारे स्टाइल आपके CSS के जरिए आपके CSS। अप्लाई हो रहे होते हैं।
सही सही, ठीक है सर, क्लियर। ठीक है। इवन के जीमेल है, जितनी भी आपके पास वेबसाइट्स आप यहाँ पर देखेंगे अपने वेब के ऊपर, तो वो सारी वेबसाइट्स आपकी जो स्टाइलिंग उसकी होती है वो सब CSS के जरिए होती है। जैसे कि आप यहाँ पर माउस ओवर करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रे नजर आता है, आप यहाँ पर माउस ओवर करते हैं तो ग्रे नजर आता है, आप इनके ऊपर माउस ओवर करते हैं तो आपको यहाँ ग्रे नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है, एक बॉक्स नजर आ रहा है। तो ये सारे काम आपके CSS की मदद से हो रहे होते हैं। ठीक है। ठीक है इसके ऊपर आप जी। माउस ओवर करते हैं तो आपको ये चीजें, ये सारे काम आपके CSS की मदद से हो रहे होते हैं। ठीक है। और कोई जी क्वेश्चन सर। आपके अलावा किसी का? सर ये आपने CSS कैसे रिमूव की थी, एक दफा दिखा दें। जी सॉरी, सर ये आपने CSS कैसे रिमूव की थी? CSS कैसे रिमूव करी थी? जी। CSS रिमूव करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर चले जाएंगे अपने एलिमेंट्स के टैब के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद आप जो टैग आप यहाँ पर देख रहे हैं उस टैग की CSS के ऊपर अगर आपको जाना है तो वो आप इसकी CSS के ऊपर आप चले जाएं तो आपको यहाँ पर पूरे पेज की CSS आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस लिंक के ऊपर, तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको CSS यहाँ पर आपको नजर आ रही है, आप सिंपल इसको Ctrl+A करके रिमूव कर दें तो आपकी ये रिमूव हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से आपकी CSS आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है सर, शुक्रिया। जी, और कोई क्वेश्चन आपके अलावा किसी का, या आपका कोई और क्वेश्चन? अभी तो क्लियर है, अभी तो सर वो टास्क बताते हैं। जी, टास्क आपका आज का सिंपल टास्क आपका ये है कि आपने जो लॉरेम इप्सम का जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करें, उसके ऊपर आप हेडिंग्स वगैरह आप अप्लाई करें, पैराग्राफ के कलर्स आप अप्लाई करें। ठीक है। और उनको आप एक्सटर्नल CSS के थ्रू भी आप अप्लाई करें, और उनको आप जो है वो इंटरनल CSS के ऊपर भी आप अप्लाई करें, और इसके एक एक दो अलग अलग पेजेस आप बना लें, जिसके ऊपर आप जो है वो एक पेज के ऊपर आप एक्सटर्नल अप्लाई करें, दूसरे पेज के ऊपर आप इंटरनल अप्लाई करें, थर्ड पेज के ऊपर आप हेडिंग के ऊपर आप हेड के अंदर आप अप्लाई करें CSS को। तो ये आपका टास्क है, जो आपने लॉरेम इप्सम का जो आपने पेज बनाया था उसके ऊपर आप इस तरीके से अपनी CSS को अप्लाई करके उसके ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा उसका कुछ अलग शेप लेकर आए। ठीक है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से हटिए, कुछ और उसके अंदर कुछ डिफरेंट करें आप उसके अंदर। सर चारों कर ले, जैसे सिलेक्टर हुआ, इनलाइन जी जी इनलाइन हुआ, बिल्कुल, मैंने यही कहा है। जी जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है। आप तीनों चारों जो भी मैंने आपको बताया वो सारे आप उसके ऊपर आप अलग अलग फाइल्स बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। सर ठीक है आपको सर। भेजनी किस तरह, ईमेल पे भेजनी है क्या करना जी, है? ईमेल पे भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दें, जैसे कि आप मुझे भेज देते हैं। व्हाट्सएप कर दें जैसे कि आप लोगों ने मुझे भेजी थी, तो जिप बना के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर आप वैसे अगर आप तस्वीर भी भेज देंगे तो उससे भी चल जाएगा काम। अच्छा, ईमेल सर क्या आपका ईमेल? ईमेल मैं आपको बता देता हूँ, मैं ग्रुप के ऊपर ईमेल अपना एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने अपना ग्रुप के ऊपर डाल दिया, उसमें आप सबको मिल जाएगा। जी सर ठीक है। जी बोलो। ठीक है सर, थैंक यू सो सर मच। सर जी, वो लिंक वाला एक बात समझा दे मुझे कि कैसे फाइल शो होल्ड करना है। लिंक किस, कौन सा लिंक? सर ये जो आपने टाइटल के नीचे, जी सर ये वाला। ये लिंक href वाला? जी जी। अच्छा, लिंक href के अंदर आप क्या करते हैं, आप अपनी CSS को आप यहाँ पर लिंक करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर CSS की फाइल बनाएंगे, और फाइल बनाने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जिस HTML फाइल के अंदर इसको लिंक करना है उसके हेड के सेक्शन के अंदर आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगाते हैं लिंक का, एक टैग आप लगाते हैं लिंक का। ये टैग आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है। ये टैग आपका इस तरीके से क्लोज नहीं होता, ये टैग आपका जहां से क्लोज ओपन होता है वहीं पर आपका ये टैग आपका क्लोज हो जाता है। ठीक है। इसको आपको इस तरीके से क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, ये टैग आपको यहाँ से क्लोज हो जाता है, और इसके अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं अपनी फाइल का नाम, जो भी आपने CSS की फाइल लगाई है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं फाइल का रेलिवेंट, जो कि आपका स्टाइल शीट है। ठीक है। तो सिंपल आप ये डिफाइन करते हैं। ये डिफाइन करने के बाद आपकी CSS जो है वो आपस में लिंक हो जाती है, और फिर उसके बाद जो भी आप एक्सटर्नल CSS के ऊपर आप सिलेक्टर अप्लाई करेंगे वो आप इस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा आपका?
सर कल क्लास होगी? नहीं, कल तो संडे है, कल नहीं होगी क्लास। चलो ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। चलें सर ठीक कल है तो आपको फिर। कल जी आप बोलिए, जी बोले बोले। मैं क्या कल आपको वो असाइनमेंट मिल जाएगी, मैं कह रहा कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगी सर आपको। चले ठीक, नो प्रॉब्लम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो चलें मच ठीक है, सर, अपना बहुत ख्याल रखें आप लोग। बात करना। इंशाल्लाह अगले बैच में दोबारा मुलाकात होती है, जब तक के लिए अपने अगले सेशन में दोबारा मुलाकात होती है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।